स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल होता है 500 आउट ऑफ 500 ला पाना। तुम्हारे मन में यही चीज है ना कि यार नहीं हो सकता। रीजन, अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट मैच नहीं करती, फॉर्मेट इतना ज्यादा होता है, एंट्री इतनी ज्यादा होती है, इतने अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिसकी वजह से पेपर तो आधा हमारा अनअटेम्प्ट रह जाता है, या फिर 80% तक ही हम पेपर क्या कर पाते, अटेम्प्ट कर पाते। बीएसटी में कीवर्ड्स की प्रॉब्लम की वजह से हम सही आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते केस स्टडी में, और इकोनॉमिक्स में तो ग्राफ और न्यूमेरिकल की वजह से हमारा डूब जाता है नंबर। तो जिसकी वजह से मैम 500 आउट ऑफ 500 तो आप बहुत बड़ी बात बोलते हो, हमें लगता है हमारे अगर 400 या 450 भी आ गए ना तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। देखो ये सारी जो तुम्हारे दिमाग में उलझन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक होती है या तब तक के लिए रहती है जब तक तुम एक सही टाइम से सही स्ट्रैटेजी या सही ट्रिक यूज ना करो। किस चीज के लिए, या पैटर्न तुम कह लो, पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारे 500 आउट ऑफ 500 कैसे आएंगे उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज जो सबको करने की जरूरत है दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मैं कंप्लीटली अगेंस्ट होती हूँ, पता है किस चीज के, रट्टाफिकेशन के। रीजन, रट्टाफिकेशन से सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लाए जा सकते हैं, 4 दिन के नंबर ला सकते हो, पर अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं रहा ना तो 500 आउट ऑफ 500 तो दूर की बात है, तुम 300 लाने में भी तुम्हारा स्ट्रगल चलेगा। पास जरूर हो जाओगे। फिर उसके बाद सीयूईटी एग्जाम का क्या, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सीयूईटी एग्जाम है, वहां पे भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हमेशा फोकस किस पे होना चाहिए तुम्हारा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतनी ज्यादा तुम्हारे लिए क्या होंगी, चीजें इजी होंगी, चाहे आज बोर्ड में या फिर कल की डेट में सीयूईटी एग्जाम में। अब नेक्स्ट दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मुझे पता है यार बहुत बोरिंग होती है, मतलब सीरियसली मुझे भी जब बोला जाता था ना कि यार एनसीईआरटी पढ़ लो आकृति, मेरा हो जाता था यार मुझसे नहीं हो रहा। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बोला था एनसीईआरटी पढ़ो, मुझे बहुत बोरिंग लगता था। पर पता है प्रॉब्लम कब तक रही मुझे, जब मैंने क्या किया था, सिर्फ एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से रीड किया था। यानी मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़ना स्टार्ट कर दी बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के। और जब आप एनसीईआरटी बुक में ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ढूंढने लगते हो तो वहीं पे प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो। इट विल वर्क, बोरिंग भी नहीं लगेगा, प्लस तुम्हारे मार्क्स लाने के लिए क्या करेगा, हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली तुम्हारे बीएसटी में और इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत, और अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पार्ट पे एनसीईआरटी रीड करना इज मस्ट। मैं समझ रही हूँ थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, बट यू हैव टू मैनेज। रीजन, तुम्हारा सीयूईटी एंड तुम्हारा बोर्ड दोनों ही बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे, तो स्किप करना ऑप्शन नहीं है। तो डील कैसे बेटर वे में कर सकते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया, और तुम्हें ये फॉलो भी करना पड़ेगा। तुम्हें पता है हमारा टॉपर है हृदय, जिसने 97% मार्क्स लाए थे, उसने 3 ही चीज बोली थी। पहला पता है क्या बोला था, मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की, चाहे बोर्ड हो चाहे सीयूईटी एग्जाम हो, उसके अभी सीयूईटी भी चल रहे हैं, उसने बहुत अच्छा अपना सीयूईटी एग्जाम भी दिया है, और बोर्ड में तो उसने 4 ही दिया। और तीसरी चीज उसने बोली थी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एनसीईआरटी, और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना हो उतने ज्यादा करो। रीजन, ये 3 ही चीज हेल्प करेगी, इसके अलावा कुछ और काम नहीं आता। नेक्स्ट 3 रिवीजन रूल्स। 3 रिवीजन रूल में सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ओके, अब मान लो मैंने कल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, ठीक है, आज मेरी टर्न है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, तो क्या मैं डायरेक्टली इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाऊंगी, नहीं। सबसे पहले मैंने जो कल पढ़ा था ना उसको इंस्टेंटली रिवाइज करूंगी। अब इंस्टेंटली रिवाइज करने के लिए क्या मुझे बुक खोलनी चाहिए या फिर लंबे लंबे नोट्स देखने चाहिए, नहीं। मुझे क्या करना है, हर चैप्टर एंड करते ही मुझे अपना माइंड मैप बनाना है, टीचर के नोट के रेफरेंस से या बुक के रेफरेंस के थ्रू। नेक्स्ट, अगर आपका सब्जेक्ट फॉर्मूला या न्यूमेरिकल पार्ट बेस्ड है तो आपको क्या करने की जरूरत है, फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू करना है, स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड आपका अकाउंटेंसी में जैसे गुडविल हो गया, रेशियो वाला पार्ट हो गया वहां पे। और थर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो चाहे आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, जिसको आपको करने की जरूरत है दैट इज क्वेश्चन सॉल्व करो। तुमने किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कमांड पाई है नहीं पाई है, तुम्हें वो क्लियर है नहीं है, समझ आता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का पार्ट तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्लैरिटी भी बढ़ेगी, और क्लैरिटी है या नहीं ये भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज
मस्ट। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार रेफरेंस बुक्स चेंज करते रहेंगे उससे हमारा काम चल जाएगा। रेफरेंस बुक रेफरेंस के लिए ही होती है, मेन कोर तुम्हारा एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करो। अभी तुम्हारे मन में आएगा ये तो लास्ट में करना चाहिए, लास्ट में सैंपल पेपर करो, साथ में पीवाईक्यूज करो, पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हर चैप्टर को एंड करने के बाद करो। रीजन, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं और तुम्हें ना इससे एग्जैक्ट लेवल एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आएगा। अब नेक्स्ट दैट इज प्रेजेंटेशन कैन इंक्रीज 10 to 15 मार्क्स। तुम सोच रहे होगे मैम हम लिख कर ही नहीं आते सही, या हम कुछ भी लिख कर आएंगे तो प्रेजेंटेशन पे नंबर देंगे क्या हमें? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, उस 3 मार्क्स में मैंने 1.5 नंबर तक का सही लिख दिया। अब पता है मुझे 0.5 मार्क्स कहाँ और मिल सकते हैं उस 3 नंबर में? मेरे प्रेजेंटेशन पे। यानी अभी से हैबिट डेवलप करो किसकी? हेडिंग के थ्रू आंसर्स लिखने की। और तुम्हारा हेडिंग में लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने डेफिनेशन लिख दी, और इफ पॉसिबल देन मैं क्या करूं? एग्जाम्पल्स नोट कर दूं। ठीक है, ये तो तुम्हारा किसके लिए हो गया? थ्योरेटिकल पार्ट के लिए हो गया। न्यूमेरिकल पार्ट में हमें ना फॉर्मेट पे फोकस करना होता है। अब न्यूमेरिकल पार्ट में हमारे लिए क्या आता है? अकाउंटेंसी आता है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी फॉर्मेट बना के करना स्टार्ट कर देंगे तो बोर्ड में भी हो जाएगा। अरे अगर हैबिट अभी से डेवलप नहीं करोगे तो एक दिन में कोई जादू की छड़ी तो नहीं चलेगी ना। तो अभी से फॉर्मेट, नरेशन, डेबिट, क्रेडिट सब लिखना सीखो। और तुम्हें ना फॉर्मूलाज भी जरूर कोट करने की जरूरत होती है। रीजन, अगर आप फॉर्मूला कोट नहीं करते हो ना तो लोगों को, एग्जामिनर को बेसिकली क्या लगता है कि आपने पूछ लिया है कि भाई बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा, जिसकी वजह से अगर तुमने सही भी लिखा है ना तो वो क्या करेगा? 0.5 1 नंबर काट देगा। तो फॉर्मूलाज लिखो, फॉर्मेट बनाओ, प्लस वर्किंग नोट जरूर से बनाना। इवन अगर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड है। देखो होता क्या है कि हमारी आदत होती है कि ये सारी चीजें हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं। लास्ट में आपको एडिशनल एफर्ट्स इन पे नहीं देने, आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और रिवीजन पे। यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ये अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली उस टाइम तक आपकी क्या हो जाएगी? परफेक्ट हो जाएगी। अगली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज एमसीक्यू एंड केस स्टडीज डिसाइड द टॉपर्स। रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन के सही आंसर लिखना बड़ी बात नहीं होती। सही आंसर्स एमसीक्यू और केस स्टडी के तुम्हारे डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे बाकियों के कंपैरिजन ज्यादा नंबर आएंगे या नहीं, या तुम भी एक एवरेज स्टूडेंट जितने ही नंबर पाने वाले हो। तो अभी से एमसीक्यू एंड केस स्टडीज पे क्या करो? वर्क करो। जो एक कॉमन मिस्टेक सब करते हैं कि हर एक चैप्टर में कोई ना कोई एक पार्ट छोड़ देंगे कह के कि यार लास्ट में देख लेंगे, समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे साथ होता है बिजनेस फाइनेंस में। बिजनेस फाइनेंस चैप्टर को बच्चे जनरली छोड़ देते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर होता है और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं, चाहे सीयूईटी हो चाहे बोर्ड एग्जाम। पर ये जो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे के चक्कर में वो पूरा वो चैप्टर ही अवॉइड कर देते हैं। तो ये सब मत करना, सीक्वेंस में पढ़ना हमेशा हेल्प करता है। अगला, पैसिव स्टडी ओनली फ्रॉम वीडियोस। पैसिव स्टडी का मतलब होता है कि बस वीडियोस देख लिया और सोच लिया कि हो गया, इसी से तो नंबर आएंगे हमारे। बेटा सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे सकता है, पर रिटेन आप जो करते हो ना वो आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पे करते हो। फिर नेक्स्ट है नो सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस। टीचर ने हमें बोला कि कीवर्ड के फॉर्म में मान लेते हैं लिख दो टीम स्पिरिट, तुमने टीम स्पिरिट ही लिख दिया, उसके आगे का तुमने खुद का दिमाग ही नहीं लगाया कि इस आंसर को हम कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर प्रैक्टिस करो और खुद के साइड से क्या करो? चीजों को पुट करना सीखो। नेक्स्ट, इग्नोरिंग द वीक सब्जेक्ट्स। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि अकाउंटेंसी का कोई एक पार्ट वीक होगा, या इकोनॉमिक्स का मैक्रो पार्ट छोड़ देते हैं, इंडियन पार्ट देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को या एक चैप्टर को जब आप छोड़ते हो ना तो आपके लिए बर्डन ही बनता है। वीक है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दो, पर छोड़ो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट दैट इज स्टडिंग विदाउट रिविजन। सिर्फ पढ़े जा रहे, रिविजन कर ही नहीं रहे, और जब सारे चैप्टर्स हो गए तो याद आ रहा है यार फर्स्ट चैप्टर ही नहीं आता है। तो रिविजन के साथ पढ़ो ताकि तुम्हें पहले जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें क्या हो? याद हो। नेक्स्ट दैट इज टॉपर डेली फॉर्मूला। टॉपर्स एक्चुअली करते क्या है या कैसे टॉपर बन जाते हैं? देखो टॉपर मेरे में, तुम में, हम सब में ही होता है, और जो टॉपर्स बनते हैं वो हमारे ही बीच से बनते हैं, बस वो सही तरह से पढ़ रहे होते हैं। तो पहला क्या होता है? 2 आवर्स देना किसको? थ्योरी को। ठीक है, अब
वो 2 आवर्स मेरे क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स को हो सकते हैं 1-1.5 घंटे, आधे घंटे हो सकता है मैंने बीएसटी को दे रखा हो। संडे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता के रखा है कि इंग्लिश पढ़ना है, जाके टाइम टेबल वाली वीडियो देखना, उसमें सारी चीजें सही से बताई हैं। 2 आवर्स एटलीस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड लिख के कि भाई 2 घंटे कम से कम न्यूमेरिकल पार्ट पे दो। फिर आता है 1 आवर रिविजन। अब रिविजन किए बिना पढ़ोगे तो वही बात होगी कि पढ़ते तो जा रहे हैं पर पता कुछ नहीं है, तो रिविजन इज मस्ट, तो रिविजन जरूर से करना। फिर 30 मिनट्स एमसीक्यू और केस स्टडीज। 30 मिनट के लिए भले ही केस स्टडी लिखो मत, पर क्वेश्चंस देखो और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा ये वाला गेम भी स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस तुम्हें कॉन्सेप्ट का रिविजन भी होगा, उसके साथ साथ तुम्हारे लिए एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट भी बन जाएगा। और यार अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी प्रिपरेशन क्या हो, बेस्ट वे में हो, चाहे क्लास 12 हो, चाहे तुम्हारा CUT या दोनों ही, तो हमारे बैचेस देखो स्टार्ट हो चुके हैं। महापैक प्रो एंड RM 2.0। महापैक प्रो में आपको बुक्स मिल जाएंगी, महापैक में आपको ई बुक्स, और यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। और इन तीनों का ही लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोड AD50। अब नेक्स्ट दैट इज की 500 आउट ऑफ 500 एक दिन में नहीं बनते। ये 500 आउट ऑफ 500 लाने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये मार्क्स आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। मैंने इस बार जितने भी टॉपर्स के साथ इंटरव्यू किया, पता है उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैम ये ना 1 दिन या 2 दिन में नहीं हो पाता। ये हमेशा जितने ने भी इंटरव्यू दिया, जितनों से भी मेरे कॉन्वर्सेशन हुई, सब ने एक ही चीज़ बोली कि मैम हमने बहुत स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की थी और हमने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया था। अगर हम बीइंग अ टीचर ये चीज़ बार बार आपको बोल रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना। हमेशा सुना है ना, टीचर एंड पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते। अगर दुनिया में कोई तुम्हारा सबसे बेस्ट चाहता है तो वो हम चाहते हैं। तो बात सुनो और इन चीज़ों को क्या करो, इन पे वर्क करो। ट्रस्ट में ये बहुत हेल्प करने वाला है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेवरेट है एंड किस टॉपिक में तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं।